बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मुअज़्ज़ रसूल, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 देखना है। और चैप्टर नंबर 4 आपको पता है कि वर्क एंड एनर्जी से ताल्लुक़ रखता है। सो आइए बगैर कोई बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किए अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं और आपको पता भी है कि इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। और इस सिलसिले में जो सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है वो वर्क है। जब भी किसी जिस्म पे कोई फोर्स लगे और फोर्स के नतीजे में जिस्म डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं कि वर्क होना शुरू हो गया। इसको समझाने के लिए फर्स्ट करें कि ये मेरे पास एक जिस्म पे लगने वाली फोर्स है और इस फोर्स के तहत जिस्म कोई सर्टेन डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान आपको एंगल कितना बनता दिखाई दे रहा है, थीटा। तो बाय डेफिनेशन वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी, यानी वर्क बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा। इसकी फिजिक्स भी समझना को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं फोर्स के टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। और क्लियरली आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट करवाने का बायस एफ कॉस थीटा है, यानी डिस्प्लेसमेंट होने की वजह एफ कॉस थीटा है। यही वजह है कि वर्क के फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट आता है, यानी एफ डॉट डी आता है या एफ डी कॉस थीटा आता है। एफ लगने वाली फोर्स, डी उस फोर्स के नतीजे में पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट और थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल। अब यहां से कुछ एमसीक्यूज ऑब्वियस हैं जो मैंने एमसीक्यूज की शक्ल में तो नहीं लिखे हुए, लेकिन साइड पे रिजल्ट की शक्ल में लाजमी लिख दी हैं। मसलन अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो चूंकि कॉस 0 क्या होता है, +1, तो वर्क क्या हो जाएगा, प्लस एफ डी, यानी पॉजिटिव। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो कॉस 180 क्या होता है, -1, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो अब इस सिचुएशन में वर्क का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा हुआ, यहां तक मैंने कोई नई बात नहीं की। इनफैक्ट ये जो यूनिट्स लिखे हुए हैं ये भी आपको आते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml² पर t²। अब जरा थोड़ा सा टेक्निकल काम करते हैं। फर्स्ट करें, यही सिचुएशन थी, यानी वही डिस्प्लेसमेंट वही फोर्स, लेकिन अब जो थीटा एंगल है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट से नहीं बल्कि वाई एक्सेस से बना रही है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90। उसमें ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल्स एफ डी कॉस 90 माइनस थीटा। रिमेंबर कॉस के आगे कौन सा एंगल आता है, जो एफ और डी के दरमियान बन रहा होता है। यहां पे एफ और डी के दरमियान थीटा बन रहा था, यहां पे एफ और डी के दरमियान 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, आप सबको पहले से पता होगा कि cos 90 माइनस थीटा एक्चुअली किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो आप देखें वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा से चेंज होके क्या हो गया, एफ डी साइन थीटा। और अब तमाम रिजल्ट्स मुख्तलिफ होंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पे या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे साइन 0 हो जाता है, वर्क का आंसर क्या आएगा, 0। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे अब वर्क का आंसर क्या आएगा, प्लस एफ डी। तो इसका मतलब अगर थीटा एफ और डी के दरमियान का एंगल होगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। लेकिन अगर थीटा फोर्स और वर्टिकल के दरमियान का एंगल होगा कि जिसकी वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन जाए, 90 माइनस थीटा, तो फिर वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ डी साइन थीटा, यानी वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा से चेंज होके एफ डी साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपके पास लगने वाली फोर्स कांस्टेंट है
जो ना अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो इस सिचुएशन में जब मैं एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कि जो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म कर रही होगी। अब अगर मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगल का क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो आप सबको पता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। नो लेंथ है वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी एफ कॉस थीटा, और विड्थ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी डी, और एफ कॉस थीटा डी या एफ डी कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वर्क के। तो यहां पे एक एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट आ गया, क्या, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, वर्क देता है। द एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन आइदर बाय द ऑब्जेक्ट और ऑन द ऑब्जेक्ट। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में या रोजमर्रा जिंदगी में जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज को उठा के ऊपर लेके जाना शुरू कर दें, मसलन मैं इसी मार्कर को ऊपर मूव करवाना शुरू कर दूं, तो इस पर लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स लगातार कम हो रही होगी। तो वेरिएबल फोर्स के नतीजे में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब वेरिएबल फोर्स के नतीजे में मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ एक रैंडम सी शेप आएगी। तो इस सिचुएशन में हम या तो पाथ को या ग्राफ को n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा D1, मतलब पहला इंटरवल है जी डेल्टा D1 और इसमें फोर्स थी F1 cos थीटा 1। दूसरा इंटरवल है डेल्टा D2 और इसमें फोर्स क्या थी, F2 cos थीटा 2 एंड सो ऑन। और अब क्या किया जाएगा, हर इस एक इंटरवल का वर्क कैलकुलेट किया जाएगा और टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इन तमाम वर्क्स को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। सवाल पैदा होता है कि काम हमने क्यों किया। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि वर्क का फॉर्मूला यानी एफ डी कॉस थीटा कांस्टेंट फोर्स पे एप्लीकेबल है। जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगी तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इस फॉर्मूला को एप्लीकेबल रखने के लिए हमने अपने पाथ को या अपने ग्राफ को अब n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये इंटरवल्स इतने स्मॉल हैं कि इनके क्रॉस मूव करते हुए हमें फोर्स में कोई चेंज होती महसूस नहीं हो रही। और इससे फायदा क्या होगा कि अब हर एक ऐसे इंटरवल पे एफ डी कॉस थीटा अप्लाई हो सकता है। और ये सारा काम आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में किया भी हुआ है। इवन इस केस में भी चाहे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो चाहे ग्राफ रैंडम हो, इवन इस केस में भी रैंडम केस में भी वर्क निकालने के लिए आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। जमीन के गिर्द ऐसा एरिया जिस एरिया में जमीन की ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस किया जा सके वो जमीन की क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ये वही फील्ड होती है जो हमें जमीन के सेंटर की तरफ खींचती है। ये वही फील्ड होती है जो जब हम ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं तो हमें नीचे की तरफ लेके आती है। आपको अच्छे तरीके से आइडिया है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए पे पड़ा हुआ था, से इसकी मास क्या है, m। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ए से मूव करवा के कहां पे लेके जाना है, बी पे लेके जाना है। और बी की जमीन से ऊंचाई आपको कितनी दिखाई दे रही है, h। अब इस सिचुएशन में हम तीन पाथ फॉलो कर सकते हैं या तीन रास्ते फॉलो कर सकते हैं। पहला पाथ क्या है कि पहले आप ए से सी की तरफ आए और फिर सी से बी की तरफ आए। या दूसरा पाथ क्या है, पहले आप ए से डी की तरफ आए और डी से बी की तरफ आए। और तीसरा पाथ क्या है, आप ए से बी की तरफ डायरेक्ट चले जाएं। तो आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में कैलकुलेशन की होगी कि तीनों पाथ्स में वर्क का आंसर क्या आता है, -mgh। और अगर मैं क्लोज पाथ में वर्क कैलकुलेट करूं, यानी मैं पहले ए सी बी यानी ए से बी पे जाऊं, फिर बी डी ए यानी बी से ए पे आऊं, तो फिर टोटल वर्क यानी ए से ए तक का वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी बी और बी डी ए के वर्क्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ए सी बी का वर्क आएगा -mgh।
बी डी ए का वर्क आएगा प्लस mgh और क्लोज पाथ में टोटल वर्क क्या आ जाएगा 0। तो यहां पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के दो बिहेवियर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या? एक तो किया गया काम रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी इस बात पे एक डिपेंडेंस है ही नहीं है कि आप कौन सा रास्ता फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्लोज पाथ में वर्क डन 0 है। ऐसी कोई भी फील्ड जो इन दो पैरामीटर्स को क्या करेगी, फॉलो करेगी, यानी वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0, ऐसी कोई भी फील्ड क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। इसके बरक्स ऐसी कोई भी फील्ड कि जिसमें किया गया काम रास्ते पे डिपेंड करे और क्लोज पाथ में वर्क का 0 होना नेसेसरी ना हो, ऐसी कोई भी फील्ड क्या कहलाती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। फॉर एग्जांपल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एयर फ्रिक्शन, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस फ्रिक्शन, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय विस्कोसिटी जिसको हम फ्लूइड की फ्रिक्शंस भी कहते हैं, सो ऑन। इससे पहले कि हम कुछ अगले टॉपिक्स देखें, मेरे ख्याल से इन टॉपिक्स के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। यह आपको एक ग्राफ सा दिखाई दे रहा है जिसमें लॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है और लॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ग्राफ आपके सामने है। फॉर दिस ग्राफ द नेट वर्क डन इज, इस ग्राफ के लिए नेट वर्क डन क्या होगा। अब जरा ध्यान से यहां पे देखिएगा, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क निकालने के लिए आपको ग्राफ का क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। तो मुझे यहां पे दो स्क्वेयर्स या दो रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस रेक्टेंगल या इस स्क्वायर की तरफ आऊं तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। आपको इसकी लेंथ क्या दिखाई दे रही है 10, आपको इसकी विड्थ क्या दिखाई दे रही है 5। तो इस स्क्वायर या रेक्टेंगल का वर्क क्या आ गया +50। अब अगर मैं इस नीचे वाले रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरफ आऊं तो आपको इसकी लेंथ क्या दिखाई दे रही है -10, आपको इसकी विड्थ क्या दिखाई दे रही है 5, तो अब इसका वर्क क्या आ जाएगा -50। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे इन दोनों ग्राफ्स के एरियाज को प्लस करना पड़ेगा, यानी A1 प्लस A2, एरिया 1 प्लस एरिया 2। व्हाट इज एरिया 1 +50, व्हाट इज एरिया 2 -50। 50 माइनस 50 का आंसर क्या आएगा, डेल्टा, यानी 0। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी the work done by the gravity and change in potential energy respectively are। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो बताएं वर्क क्या होगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक सिंपल सी एग्जांपल, जब मैं इस मार्कर को नीचे से ऊपर मूव करवा रहा हूं तो मैं इस मार्कर को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवा रहा हूं। अब रिकॉल करें जरा, मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी की फोर्स किधर को लग रही है, नीचे की तरफ। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट। एंगल कौन सा बन रहा होगा 180, cos 180 क्या होता है -1। वर्क का आंसर आ जाएगा -mgh। अभी किया भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क नेगेटिव होगा, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर या तो अल्फा होगा या डेल्टा होगा। अब अगली बात तो मेरे हाथ से आपको ऑलरेडी आती है कि जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं तो आप बेसिकली किसी भी चीज को किधर लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ मूव करती है तो उससे उसकी हाइट में इजाफा होता है, और हाइट में इजाफा किस में इजाफा करता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी इजाफा करता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब आपने पहला कौन सा वर्ड देखना है, नेगेटिव, और दूसरा कौन सा वर्ड देखना है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा डेल्टा। वर्क नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग। इसी से मिलता जुलता अगला एमसीक्यू देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ग्रेविटी the work done by the gravity and change in
पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। अब वही क्वेश्चन है जो कि पिछले एमसीक्यू में था, बस फर्क ये आया कि अब जिस्म किधर आ रहा है, ग्रेविटी के साथ साथ नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस सिचुएशन में फोर्स किधर लग रही है, नीचे, ग्रेविटी की फोर्स भी किधर लग रही है, नीचे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे को हो रहा है। एंगल क्या आएगा, 0, और वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस mgh। और ग्रेविटी को फॉलो करने का मतलब ये है कि आपने ऊपर से कहां आना है, नीचे आना है, तो हाइट में क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। और जब हाइट में कमी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कमी होनी शुरू हो जाती है। लिहाजा ऊपर से नीचे आते वक्त वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो अब आपने पॉजिटिव का वर्ड देखना है और डिक्रीजेस का वर्ड देखना है, और वो आपको किस में दिखाई दे रहा है, अल्फा ऑप्शन में, कि वर्क पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। बात को आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है पावर। याद रखिएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। काम करने की शरह पावर कहलाती है, यानी कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है ये कौन बताएगा, पावर बताएगा। जस्ट लाइक वेलोसिटी, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन, जस्ट लाइक करंट, पावर हमेशा अपनी एवरेज फॉर्म में डिफाइन होती है, और एवरेज पावर क्या होती है, डेल्टा W ओवर डेल्टा T। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, सो इज वर्क, और पावर के यूनिट्स क्या होंगे, जूल पर सेकंड या वॉट। और इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F.V, यानी पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, FV cos थीटा। इस टॉपिक में अगर आपको याद हो तो आपका ये आर्टिकल एक यूनिट पे खत्म होता था, विच इज किलोवाट आवर। इसमें जो किलोवाट है वो पावर का यूनिट है, और इसमें जो आवर है वो टाइम का यूनिट है। बल्कि आपको पता है किलो तो प्रीफिक्स है, तो टेक्निकली वॉट पावर का यूनिट है और आवर टाइम का यूनिट है। एंड पावर इनटू टाइम इज वर्क और एनर्जी। इसका मतलब किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। ये वो एनर्जी है जो कब कंज्यूम होती है, जब 1 किलोवाट की पावर 1 घंटे तक मेंटेन हो रही हो। व्हेन पावर ऑफ 1 किलोवाट इज मेंटेन्ड फॉर 1 आवर, देन द कंज्यूम्ड और ऑब्टेन्ड एनर्जी इज नोन एज किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, अगेन आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में किया हुआ है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल या 3.6 मेगा जूल। अब इसमें आपको याद रखना है कि हर बारी जरूरी नहीं है कि किलोवाट आवर आपको गिवन हो, यूनिट चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। मसलन अगर आपसे पूछा जाए मेगावाट मिनट, तो अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो याद रखिएगा मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶, वॉट वैसे का वैसा, और मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड। सो दिस बिकम्स मेगावाट मिनट 60 into 10⁶ watt second, and this can be written as 60 megajoule। इसका मतलब मेगावाट मिनट किसके बराबर होगा, 60 मेगा जूल के। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपने पास से कितने किस्म के यहां पे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मसलन आप किलो की जगह मेगा लिख सकते हैं, किलो की जगह गीगा लिख सकते हैं, नैनो लिख सकते हैं। इसी तरह आवर की जगह मिनट लिख सकते हैं, आवर की जगह आप सेकंड लिख सकते हैं, आवर की जगह आप डे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। सो याद रखिएगा, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन पावर ऑफ 1 किलोवाट इज मेंटेन फॉर 1 आवर, और किलोवाट आवर 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। और किलोवाट आवर से आप और भी बहुत सारे एनर्जी के यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे चलें, एक बड़ा दिलचस्प एमसीक्यू है, वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। एन इंजन डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर P टू ड्राइव इट्स कार। द डिस्टेंस S कवर्ड बाय द कार इन टाइम T इज प्रोपोर्शनल टू। अब याद रखिएगा, आपको उसने इस एमसीक्यू में एक
कार के बारे में बताया हुआ है कि जिसका इंजन उसको चलाने के लिए कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है, P। फर्ज करें वो कार किसी टाइम T में कितना डिस्टेंस कवर करती है, S। तो बताएं वो S टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा जब इंजन कांस्टेंट पावर लगा रहा हो। याद रखिएगा दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक बाकी सारे क्या ना हो, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कौन होगा, या तो कॉमन सेंस हमें बताएगी या डेटा हमें बताएगा। मसलन कॉमन सेंस मुझे क्या कहती है कि कार की मास इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। कार चूंकि सड़क पे मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जाहिर सी बात है कार हवा में नहीं उड़ रही। और अगला जो मुझे पता उसने यहां पे बताया हुआ है वो पावर के बारे में है कि पावर इज ऑल्सो कांस्टेंट। लेकिन याद रखिएगा पावर कांस्टेंट होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि फोर्स भी कांस्टेंट होगी। क्यों, अभी आपके सामने फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया, P इक्वल्स एफ वी। फर्ज करें F डबल हो गया, V हाफ हो गया, तो अब F भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है। F डबल हो रहा है, V हाफ हो रहा है, वो अलग बात है, इससे पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पावर कांस्टेंट होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर का कांस्टेंट होना है और किसी चीज का कांस्टेंट होना नहीं है। तो ये इतना सिंपल एमसीक्यू नहीं है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अब उसने हमें दिया क्या हुआ है, उसने हमें यह बताया हुआ है कि पावर इज कांस्टेंट। तो मेरा पहला फौरन ध्यान किसकी तरफ जाएगा, पावर के फॉर्मूला पे, एंड दैट इज W/T। नाउ W की जगह क्या लिखा जा सकता है, Fs। अब बजाहिर बच्चा यहां पे कहता है एमसीक्यू खत्म हो गया, T को आप उधर लें तो एस टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अल्फा ऑप्शन। लेकिन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इस फॉर्मूला में तीन वेरिएबल आ गए, एस टी और एफ। चूंकि कांस्टेंट सिर्फ पावर गिवन है, फोर्स नहीं गिवन, लिहाजा ये एमसीक्यू आगे चलेगा। आगे कैसे चलेगा, P इक्वल्स S/T। आप देख सकते हैं मैं कुछ मिस कर गया। फोर्स क्या होता है, ma। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना भी जरूरी नहीं होगा, लिहाजा ये एमसीक्यू इसका मतलब अभी मजीद थोड़ा सा आगे चलेगा। M वैसे का वैसा, S वैसे का वैसा, T वैसे का वैसा। मैं क्या मिस कर गया, सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपका ध्यान उस मिसिंग क्वांटिटी की तरफ जाए जिसकी जगह मैंने अब सब्स्टिट्यूशन करनी है। एक्सेलरेशन मिस कर गया हूं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, P इक्वल्स M S T T। मैंने क्या नहीं लिखा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, S/T। तो ये क्या बन गया, M/S²/T³। अब यहां से अगर मैं S² की वैल्यू निकालूं तो S² किसके बराबर आ जाएगा, PT³/M। नाउ M इज कांस्टेंट, पावर इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, S² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³। और अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लूं तो इसका मतलब क्या होगा, S इज प्रोपोर्शनल टू T⁻³ और ये ऑप्शन आपको कहां पे दिखाई दे रही है, डेल्टा में। तो एमसीक्यू करवाने का मकसद आपको इस बात की तरफ इशारा करवाना था कि दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक हम बाकी सारे कांस्टेंट ना ले लें। काम करने की रेशो पावर कहलाती है, काम करने की एबिलिटी यानी सलाहियत एनर्जी कहलाती है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन। मैकेनिकल एनर्जी या तो मोशन की वजह से होती है या पोजीशन की वजह से होती है। अगर मैकेनिकल एनर्जी मोशन की वजह से होगी तो देन दैट विल बी नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको आता है 12 mv²। और अगर मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन की वजह से होगी तो देन दैट विल बी नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी, कि जिसके आगे फर्दर काफी टाइप्स आ सकती हैं। मसलन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है, mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिसिटी की वजह से होती है, ½ इन द केस ऑफ स्प्रिंग। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी या क्यूवी। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अगेन प्रूफ आप लोगों ने अपनी क्लास में किया हुआ, प्रूफ की बहस में मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, प्रिंसिपल आप लोगों को आता है।
कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी वर्क कब होगा जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बारी आपकी कैलकुलेशन काइनेटिक एनर्जी को डील कर रही हो। अगर आपकी कैलकुलेशन पोटेंशियल एनर्जी को डील कर रही है तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपकी कैलकुलेशन दोनों को डील कर रही है तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपकी कैलकुलेशन किसी और एनर्जी को डील कर रही है तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि यहां पे लिखा भी हुआ है कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, वर्क डन चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। इट मींस वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी वर्क कब होगा जब एनर्जी तब्दील हो रही होगी या चेंज हो रही होगी। इसी से कंसर्निंग एक या दो एमसीक्यूज हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले इसमें से किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। अ लोडेड एंड एन अनलोडेड बस both are moving with same kinetic energies are stopped by equal retarding forces such that they cover a distance of s1 and s2 respectively। then आपके पास एक बस थी, वो लोडेड थी यानी उसमें सामान भरा हुआ था, और आपके पास दूसरी बस थी वो अनलोडेड थी यानी उसमें सामान नहीं भरा हुआ था। दोनों की काइनेटिक एनर्जीज सेम थी। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि एक की मास ज्यादा होगी और स्पीड कम होगी, दूसरे की मास कम होगी और स्पीड ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ज्यादा अहम बात यह है कि उसने आपको सवाल में क्या मेंशन किया हुआ है कि दोनों बसेस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। फिर जब आपने इन बसेस को रोकने के लिए फोर्स लगाई या ब्रेक्स का इस्तेमाल किया तो रिटार्डिंग फोर्स भी बिल्कुल क्या है, सेम है। यानी दोनों बसेस को रोकने वाला ब्रेकिंग सिस्टम या फोर्स का सिस्टम बिल्कुल क्या है, सेम है। नाउ यहां पे ऑब्वियस बात है कि दोनों बसेस रुकते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी। बस 1 कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, S1। बस 2 कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, S2। तो उसका सवाल है बताएं S1 और S2 का रिलेशनशिप क्या है। दोनों बसेस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। दोनों बसेस की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि इवेंचुअली दोनों बसेस रुकेंगी। इसका मतलब दोनों बसेस के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर सेम होगा। अगर दोनों बसेस के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क। इसका मतलब दोनों बसेस सेम वर्क कर रही हैं, W1 इक्वल्स W2। और आप सबको पता है कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिहाजा W1 की जगह क्या लिखा जाएगा, F1 S1, और W2 की जगह क्या लिखा जाएगा, F2 S2। सवाल में उसने क्या मेंशन किया हुआ है कि दोनों बसेस पे लगने वाली रिटार्डिंग फोर्सेस बिल्कुल क्या है, सेम है। यानी F1 इक्वल्स F2। तो इसका मतलब F1 और F2 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और आपके एमसीक्यू का रिजल्ट आ जाएगा, यानी बीटा S1 इक्वल्स S2। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। अ कार ऑफ mass m has an engine which can deliver power P. What is the minimum time in which car can be accelerated from rest to a speed v? आपके पास एक कार है, उसकी mass क्या है, m, उस पे एक इंजन कितनी पावर लगा रहा है, P। फर्स्ट करें कार इनिशियली किस हालत में है, रेस्ट हालत में है। तो टाइम बताएं जिस टाइम के दौरान कार रेस्ट से एक्सेलरेट होके कोई वेलोसिटी v एक्वायर कर लेगी। अब इसके लिए अगेन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी मैंने क्या यूज किया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। नाउ वर्क की जगह क्या लिखा जा सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप उसका सवाल ध्यान से देखें तो हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो वर्क की जगह क्या लिखा जा सकता है, पावर इनटू टाइम। और काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखा जा सकता है, हाफ mv², चूंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो बेटा t किसके बराबर आ जाएगा, mv²/2p। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपको कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है, डेल्टा। आइए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने देखने की कोशिश करनी है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ी भी होगी और यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी भी हुई है कि ये वो वर्क होता है जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे करना पड़ता है, उसे किसी सर्टेन पॉइंट से उठा के इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए, या द वर्क डन by the gravity in moving an object from certain point to such a point where gravity becomes zero। और ग्रेविटी जहां पे भी जीरो होगी याद रखिएगा वो इन्फिनिट पॉइंट होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल्स माइनस GMM/r। इसमें माइनस साइन ऑफकोर्स इस बात को शो कर रहा है कि आप ग्रेविटी से अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई एम श्योर आप तमाम इसकी वैल्यू से फेमिलियर होंगे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M इज ऑफ कोर्स मास ऑफ अर्थ विच इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट की मास है कि जो मूव करवाया जा रहा है, और स्मॉल r क्या है? उस पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से फासला जहां से आपने अपना सफर शुरू किया टूवर्ड्स इंफिनिटी। इस डेफिनेशन को अप्लाई करने की जरूरत क्यों पेश आती है? इसलिए कि जो आम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज mgh, वो फॉर्मूला बहुत बड़ी हाइट्स पे जाके फेल हो जाता है। वो क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हाइट तो बढ़ती है, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में इतनी कंसिडरेबल कमी आनी शुरू हो जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है और हमारा फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप देखें हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करवाई है जो इस मसले का मुकम्मल हल कर रही है। कैसे? जरा ध्यान से देखें। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आर बढ़ेगा, यानी आपका सेंटर ऑफ अर्थ से फासला बढ़ेगा। ये आर डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है। जब ये बढ़ेगा तो फैक्टर कम होगा, लेकिन फैक्टर के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। तो माइनस के मैग्नीट्यूड में कमी का मतलब एक्चुअली आंसर में इजाफा होना है। तो ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली जब आप नीचे आ रहे होंगे तो आर कम हो रहा होगा, आपका सेंटर ऑफ अर्थ से फासला कम हो रहा होगा, और जब ये आर जो कि डिनोमिनेटर में है ये कम हो रहा होगा तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी का जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उसमें क्या हो रहा होगा? इजाफा हो रहा होगा, लेकिन साथ में साइन कौन सा है? माइनस। तो माइनस वैल्यू में जब इजाफा होता है तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्चुअल वैल्यू में कमी हो रही होती है। इस तरह से आपका यह फॉर्मूला पूरी यूनिवर्स में किसी भी जगह पे एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो टाइम के साथ चेंज हो स्वाय आर के। एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बड़े अहम रिजल्ट। जैसे कि मैंने बताया नीचे जब आप आएंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में क्या आएगी? कमी आएगी। तो सवाल पैदा होता है इसकी वैल्यू मिनिमम कहां पे होगी? इसका आंसर है एट सेंटर ऑफ अर्थ, कि जहां पे आर क्या हो जाता है? जीरो। जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचेंगे जहां पे आर ऑफ कोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे क्या रिप्लेस कर दूं? जीरो रिप्लेस कर दूं तो समथिंग ओवर जीरो इज इंफिनिटी। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी। ये और अभी मैंने आपको बताया जब आप ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। तो सवाल पैदा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कहां होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी पे होगी जहां पे ग्रेविटी जीरो हो चुकी हुई है। नो इस सिचुएशन में आर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। और अगर मैं यहां पे आर की जगह इंफिनिटी रिप्लेस करूं तो समथिंग ओवर इंफिनिटी इज जीरो। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? जीरो। यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस इंफिनिटी। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जीरो। और व्हाट इफ के ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे हो? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर के यानी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको इसकी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? माइनस GMM ओवर कैपिटल आर, जबकि कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ऑफ कोर्स आपको इसकी वैल्यू पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये तीन वैल्यूज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की एमसीक्यू के हिसाब से
बहुत ज़्यादा अहम हो सकती हैं। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ अर्थ पे, दैट इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे, जहाँ पे ग्रेविटी खत्म होगी, दैट इज 0। और सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस GMM ओवर कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो है एस्केप वेलोसिटी। आप किसी चीज को ऊपर फेंकें तो वो एक खास डिस्टेंस कवर करने के बाद इवेंचुअली नीचे आएगी। आप थोड़ा और जोर से फेंकें, वो थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद अगेन इवेंचुअली नीचे आएगी। अगर आपके फेंकने की वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी तो चीज उतनी ज्यादा हाइट कवर करने के बाद नीचे वापस आएगी। इसका मतलब होते होते एक सिचुएशन लाजमन ऐसी आएगी कि जिस पे आप उस चीज को फेंकेंगे और वो चीज जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्या कर जाएगी? एस्केप कर जाएगी। तो ऐसी वेलोसिटी जिससे आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकें और वो चीज जमीन की ग्रेविटी को क्या कर जाए? एस्केप कर जाए, ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट 2gm ओवर कैपिटल R। मैं G के बारे में पहले बता चुका हूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं कैपिटल M के बारे में पहले बता चुका हूं, मास ऑफ अर्थ। मैं कैपिटल R के बारे में पहले बता चुका हूं, रेडियस ऑफ अर्थ। और इसी फॉर्मूला में जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फॉर्मूला किस में चेंज होता है? हो जाता है स्क्वायर रूट 2gr, जबकि इसमें स्मॉल g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। और चूंकि हमें तमाम वैल्यूज पता हैं, आप इन वैल्यूज को चाहे इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर दें, चाहे इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर दें। एस्केप वेलोसिटी का आंसर 11,200 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। यानी अगर आप किसी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज ग्रेविटेशनल फील्ड को इल्यूड कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये तमाम रिजल्ट्स एयर फ्रिक्शन और एयर करंट और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके निकाले गए हैं। एक एमसीक्यू जो बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास कितनी है? 10 किलोग्राम। उसको जमीन से एस्केप करवाने के लिए आपको कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर उसकी जगह फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ऑफ कोर्स, और अगर उसकी जगह कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए कि जिसकी मास क्या है? 20 किलोग्राम है, तो सवाल पैदा होता है उसको एस्केप करवाने के लिए अब कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी? तो याद रखिएगा, आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखे थे, एक दफा फिर लिख देता हूं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट 2gm ओवर R हो या स्क्वायर रूट 2gr हो। आपको किसी भी फॉर्मूला में फेंके गए ऑब्जेक्ट का कोई पैरामीटर दिखाई नहीं दे रहा। क्या मतलब? एस्केप वेलोसिटी फेंके गए ऑब्जेक्ट के मास पे, उसके साइज पे, उसकी डायमेंशंस पे, उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करती। इवन एस्केप वेलोसिटी इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती कि आपने ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका या 45 डिग्री पे फेंका है। एस्केप वेलोसिटी फेंके गए ऑब्जेक्ट के किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जिस पे आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। मसलन एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट की मास पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है, और प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड यानी स्मॉल g पे डिपेंड करती है। बट आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, एस्केप वेलोसिटी फेंके गए ऑब्जेक्ट के किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो, चाहे 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो, दोनों को जमीन से एस्केप करवाने के लिए आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें याद रखिएगा कि ये भी एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन वाला आर्टिकल था, लेकिन वहां पे हमने इसको काफी डिटेल तरीके से कर लिया भाई। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने इसके कुछ अहम रिजल्ट देखने हैं और शायद कोई ऐसी बात देखनी है जो बुक में ना लिखी हो। आर्टिकल क्या था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार किस में चेंज हो रही होती है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी लगातार
कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी लगातार ज्यादा हो रही होती है। और इसी रिजल्ट को फिर आप कैसे लिखते थे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा ये जो रिजल्ट है ये किस पे एप्लीकेबल है, जब एयर फ्रिक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ना कर रही हो। और ये भी आपने याद रखना है कि इस रिजल्ट का मतलब बड़ा सिंपल है कि गिरते हुए ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी हर जगह पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से एक बड़ा फेमस लॉ निकलता है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसके मुताबिक एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन ओवरऑल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, ये जो रिजल्ट है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये किस ऑब्जेक्ट के लिए है, जो ऊपर से नीचे आ रहा हूं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकूं तो फिर रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी नीचे से ऊपर की तरफ फेंके गए जिस्म की काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल है, जब हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं या एयर फ्रिक्शन को अपनी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाते। व्हाट इफ के एयर फ्रिक्शन इग्नोरेबल ना हो, या व्हाट इफ के मैं एयर फ्रिक्शन को अपनी कैलकुलेशन का हिस्सा बनाना चाहता हूं, तो फिर ये रिजल्ट भी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है यूं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दो एनर्जीज में डिवाइड होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन और वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। इसमें F क्या है, फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन, H क्या है, वो हाइट कि जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है, तो FH किसको शो कर रहा है, वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन और एनर्जी लॉस अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है और हम एयर फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी दो एनर्जीज में डिवाइड हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। लेकिन अब मैं यहां पे कैसी बात करने लगूं जो थोड़ी सी टेक्निकल है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फिर इक्वेशन आपकी बुक वाली इक्वेशन से चेंज हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी, दो एनर्जीज में, पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी लॉस अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। सो मैं फिर बोल देता हूं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो दूर हो जाए कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होके किस में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, ये पहली वाली इक्वेशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होता है या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर आप फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होकर किस में चेंज हो रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी में और एनर्जी लॉस अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन में, दूसरी वाली इक्वेशन। यानी पहले वाली इक्वेशन फ्री फॉल है और दूसरी वाली इक्वेशन नीचे से ऊपर की तरफ फेंके गए ऑब्जेक्ट के लिए। आज के काम को वाइंड अप करने की तरफ आते हैं जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में तो फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों की टेक्स्ट बुक में आपके खुद ही पढ़ने वाली हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं और कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट पे ज़रा आपके साथ डिस्कशन हो जाती है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, आपको याद होगा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, अभी एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट आ गया कि टाइड्स रफली यानी टाइड्स 24 घंटे में रफली 2 दफ़ा इरप्ट होती हैं और टाइड्स के इरप्ट होने की वजह या टाइड्स के जनरेट होने की वजह ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है। तो अब ये 2 एमसीक्यू आ गए कि 24 घंटे के दौरान कितनी दफ़ा टाइड्स पैदा होती हैं, 2 दफ़ा, और टाइड्स के पैदा होने की वजह ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स के नतीजे में आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा जिसको सॉल्टस डक का नाम दिया जाता है, जो ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। बैलेंस फ्लोट की मोशन रिलेटिवली डक फ्लोट को इस काबिल बना देती है कि वो इस पानी से यानी पानी की मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी से क्या पैदा करना शुरू कर दे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना शुरू कर दे। सोलर एनर्जी जिसकी प्राइमरी एप्लीकेशन सोलर सेल है कि जो लाइट या सन लाइट को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब इसमें याद रखने वाली बात एमसीक्यू के हिसाब से क्या हो सकती है, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि सूरज रोजाना के हिसाब से जमीन पे एक मखसूस इंटेंसिटी भेज रहा होता है एंड दैट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.4 किलोवाट
पर मीटर स्क्वायर। बेटा इसको 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वॉट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, इंटेंसिटी का यूनिट है। तो सोलर कांस्टेंट इज बेसिकली इंटेंसिटी। वो अलग बात है कि जब इतनी इंटेंसिटी हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी दूसरी इंप्योरिटीज की वजह से हम तक जो पहुंच रही होती है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर नहीं होती, बल्कि 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है या 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जिसमें फ्यूल आ जाता है, आपकी क्रूड ऑयल आ जाते हैं, नेचुरल गैसेस आ जाते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस आ जाता है। अगेन मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और जियोथर्मल एनर्जी में अगर आपको याद हो तो जियोथर्मल एनर्जी में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी आ जाती है। हमारे ज़मीन के क्रेस्ट में नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अपने में से अल्फा, बीटा और गामा रेस पैदा करते रहते हैं। और गीजर्स, अगर आपको याद हो तो वोल्केनिक रीजन्स यानी आतिशफिशा पहाड़ों के आसपास का जो इलाका होता है उसकी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा नरम होती है और काफ़ी ज़्यादा हीटअप हुई होती है। उस ज़मीन के नीचे जो पानी है वो लगातार उबलती हुई हालत में मूव कर रहा होता है, और ऐसे पानी को जब भी किसी जगह से निकलने का मौका मिलता है तो वो एक इंतहाई तेज फुवारे की शक्ल में, एक स्प्रिंग की शक्ल में निकलता है, एंड दैट इज नोन एज नेचुरल गीजर, कि जिसकी मदद से आप गीजर की पैदा की हुई मैकेनिकल एनर्जी को टरबाइन की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम में लेके आ सकते हैं। अब ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज गीजर। ये वो पानी होता है जो स्प्रिंग यानी फुआरे की शक्ल में आतिशफिशा पहाड़ों के आसपास वाली सॉफ्ट और हॉट जो ज़मीन होती है उससे काफ़ी तेज़ी से एक स्प्रिंग की शक्ल में निकल रहा होता है। तो ये कुछ MCQs के रिजल्ट हैं जो इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जाहिर सी बात है कि इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, एंड आई डू सजेस्ट कि इसको एक दफ़ा बुक से लाजमन पढ़ लीजिएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।